क्लासेस में कि फोर्स क्या होता है और बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में। इससे पहले अब जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक बार मैं स्नैपशॉट दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें डिस्कस किया था अभी तक। तो हमने इसमें डिस्कस किया था फोर्स के बारे में कि फोर्स होता क्या है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फोर्स क्या क्या कर सकता है किसी बॉडी को, तो उसके अंदर में पढ़ा था हम लोगों ने, तो क्वेश्चन किया था कुछ। उसके बाद में हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस पढ़े थे कि फोर्स क्या कर सकता है, बॉडी को मूव करा सकता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है। फिर क्या कर सकता है, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसको स्टॉप कर सकता है। फिर क्या डिस्कस किए थे हम लोगों ने लेक्चर में कि कोई बॉडी अगर धीरे चल रहा है तो उसके स्पीड को बढ़ा सकता है फोर्स लगा करके। ये बंदा अपने पैर से क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है और ये अपने स्पीड को बढ़ा रहा है। फिर क्या फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, ये भी डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। उसके बाद डिस्कस किए थे हम लोगों ने नेक्स्ट की फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। और उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। और हमने बताया था कि हर एग्जाम में आपके आते हैं बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में पूछे जाते हैं। तो ये लास्ट लेक्चर में ये सारे चीजें हमने क्या किया था, डिस्कस कर लिया था, डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले लास्ट लेक्चर देखिएगा। फिर आज स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। क्या डिस्कस करते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ये क्लास 9th क्लास में, देखो ये सब चीजें क्लास 8 में पढ़ा दिया जाता है, बट क्लास 9th में हम लोग इसलिए डिस्कस करते हैं बिकॉज कि आपको क्या है कि 8 की चीजें कुछ भूल गए हैं तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखने को मिलेगा। फिर आगे चल करके न्यूटन्स लॉ भी आएगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस में। देयर आर टू टाइप ऑफ द फोर्सेस, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है, सेकंड नंबर पे आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है, टचिंग वाला फोर्स। मतलब अगर दो चीजें टच कर रहे हैं तो उनके बीच में अगर फोर्स लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई टच नहीं हो रहा है और वो उसके कारण फोर्स लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे सपोज कर लो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, जैसे सपोज करो एक मास m मास का ऑब्जेक्ट है और दूसरा यहाँ पे m2 मास का ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों एक दूसरे से टच कर रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। आगे चल करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर में कौन सा फोर्स लग रहा होगा। सपोज कर लो कि मैंने बोला एक रस्सी से एक ऑब्जेक्ट को बांध दिया है, तो क्या ये रस्सी जो है इस ऑब्जेक्ट के बीच में एक टचिंग वाला फोर्स लग रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। जैसे सपोज कर लो कि कोई बच्चा है या कोई बच्चा क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को खींचते हुए ले जा रहा है। क्या कर रहा है, इसको खींचते हुए आगे की तरफ ले जा रहा है। इसका मतलब इसके बीच में यानी कि सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट को मैं खींचते हुए ऐसे ले जा रहा हूं तो हम क्या करें, खींच रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ, नीचे धरती में चिपक करके ऐसे खींचे जा रहा होगा तो वहां पे क्या लगेगा, वहां पे भी कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। अब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स उसको बोलते हैं जहां पे क्या हो, विदाउट टचिंग, मतलब दोनों के बीच में कोई टचिंग नहीं हो रहा है, फिर भी दोनों के अंदर में फीलिंग आ रहा है। कैसा वाला फीलिंग आ रहा है, तो फोर्स का एक फीलिंग आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा मैग्नेट के अंदर में, आपने देखा होगा मैग्नेट के अंदर में क्या होता है कि दोनों के दो मैग्नेट, अगर मैं बोलूं आपको थोड़ा बहुत अगर याद हो तो एक तरफ होता है नॉर्थ पोल, एक तरफ होता है साउथ पोल। फिर से एक अगर साउथ पोल और एक तरफ क्या होगा, नॉर्थ पोल। अगर इसको पास लाएंगे ना, साउथ को नॉर्थ को साउथ के पास में लाएंगे और साउथ को नॉर्थ के पास में, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा। इन दोनों में क्या हो जाएगा बच्चा, अट्रैक्शन हो जाएगा। और ये दोनों टच नहीं कर रहे हैं, विदाउट टचिंग भी अट्रैक्शन इनके बीच में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। या दो चार्ज के बीच में अगर पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो इन दोनों के बीच में भी एक अट्रैक्शन आता है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, बिना टच
किए हुए, पॉजिटिव को अलग रखो, नेगेटिव को अलग रखो, फिर भी वो एक दूसरे को अपने तरफ खींच लेता है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। तो आगे चल कर करके हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा, मजा भी आएगा। तो हमारे पास में क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है। तो देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर में क्या होता है कि जब भी हम कॉन्टैक्ट फोर्स लगाते हैं तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक कनेक्शन होना जरूरी है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अगर कांटेक्ट में नहीं है, एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, टच नहीं किए, तो उनके बीच में कांटेक्ट फोर्स लग ही नहीं सकता है। यही डेफिनेशन लिखा हुआ है, फोर्सेस एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर इन, क्या है? कांटेक्ट विथ ईच अदर, या ऐसे बोल सकते हैं दे आर इन फिजिकल कांटेक्ट विथ ईच अदर। फिजिकल का मतलब एक दूसरे से टच करते हुए का ईच अदर। और इसके अंदर में क्या पढ़ते हैं? मस्कुलर फोर्सेस पढ़ते हैं। हमारे मसल्स के अंदर में एक मसल्स दूसरे मसल्स को चिपका कर करके रखा हुआ है, अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग फट जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा मसल्स आपस में चिपके हुए हैं, इसका मतलब इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्सेस बोलते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो कि एक बंदा जो है यहाँ पे लेटा हुआ था, सपोज कर लो, और उसका पैर पकड़ कर करके कोई खींचते हुए ले जा रहा है, उसको पैर पकड़ करके क्या कर रहा है? खींचते हुए ले जा रहा है। तो उसके क्या होंगे? कहाँ पे वो रबिंग होंगे? तो उसके यहाँ पे रबिंग होंगे। तो इनके बीचों में क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्सेस लगता है। और कहाँ कहाँ लग सकता है फ्रिक्शन फोर्सेस? जैसे सपोज करो मैंने आपको बोला कि आइस का एक मतलब कि मान लो कि आइस का बना हुआ है, एक बहुत बड़ा आइस का क्या बना हुआ है? फर्श बना हुआ है। आइस के फर्श पे चलना आसान होगा या रोड पे, सिंपल रोड पे चलना आसान होगा? तो आप कहोगे सर आइस पे तो गिर ही जाएंगे चलते चलते। इसका मतलब वहां पे फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा है, इसलिए आप गिर जा रहे हैं। लेकिन अगर रोड पे आपको चलने के लिए बोलेंगे तो आप इजिली दौड़ लोगे। क्यों इजिली दौड़ लोगे? क्योंकि रोड के ऊपर में क्या है? रफ है, और रफ है तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होते हैं, यहीं पे मैं आपको लिख देता हूं, ये 9th में नहीं पढ़ना है बट आपको समझना पड़ेगा। अगर स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है तो सरफेस है तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, यानी कि F से गिनाते हैं और ये डिक्रीज करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा? कम लगेगा। लेकिन अगर रफ सरफेस है, अगर रफ सरफेस है तो क्या होगा? यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और हम गिर नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल अगर इसका लेना है तो आइस के ऊपर जो हमने चलने की बातें की थी, और इधर हम लोग क्या ले लेते हैं? सिंपल रोड ले लेते हैं। समझ में आ गया क्या? तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है ये अभी आगे चल करके पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट क्या है कि थोड़ा सा अभी समझने के लिए। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? जब दो ऑब्जेक्ट जो होता है ना एक दूसरे के ऊपर रखा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज कर लो कि मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है m मास का और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे इसके ऊपर में स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जो इनको क्या करता है? रोक पाता है एक दूसरे को। दैट मीन्स वहां पे नॉर्मल फोर्स लगता है। अब अगला होता है टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स कहाँ पे लगता है? तो किसी रोप में लगता है, रस्सी में लगता है, या चैन होता है ना बच्चा, चैन में लगता है, या स्ट्रिंग होता है तो स्ट्रिंग में लगता है, STRING, स्ट्रिंग्स में लगता है। जैसे सपोज कर लो मैंने बोला, समझने की कोशिश करो पहले, जैसे ही मैं बोलूंगा कि टेंशन फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये सब चीजें जो है आगे भी बहुत सारे पढ़ेंगे अभी, बट थोड़ा थोड़ा समझो। जैसे सपोज कर लो कि मैंने बोला कि एक रस्सी से एक ऑब्जेक्ट को हमने लटका दिया, एक रस्सी से एक ऑब्जेक्ट को लटका दिया, तो इस रस्सी के अंदर में, इस रोप के अंदर में एक फोर्स लगेगा।
और वो फोर्स किधर लगेगा, रोप से टच होने के जस्ट ऊपर की तरफ लगेगा। उसी को हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं, टेंशन फोर्स बोलते हैं। तो टेंशन फोर्स क्या होता है कि दो रस्सी को बांध करके रस्सी के बीच में जब उसको टाइट कर देते हैं तो वहां पे जो फोर्स लगता है ना, उसी को हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं बच्चा, टेंशन फोर्स बोलते हैं। ध्यान में रखना ये सब चीजें। एक चीज और लिख लेना इसी के अंदर में स्टार मार्क कर करके, वेट फोर्स, ये भूल गए थे बट इसको भी ऐड कर दो, वेट फोर्स ऐड कर दो, वेट फोर्स। क्या होता है वेट फोर्स, समझना। वेट फोर्स होता क्या है, समझाता हूं फिर करना। वेट फोर्स क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है ना, जैसे हम है, तुम हो, तो कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, तो हर वो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो, क्या हो, हर वो ऑब्जेक्ट जिसके पास में क्या हो, मास हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट फोर्स बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट which have some mass, object which have some mass, then it applied a force towards the earth surface। ये भी याद रखना, कहां की तरफ, towards the earth surface due to gravity is called क्या बोलते हैं इसको, called weight force। लिख लेना इसको, ये ऐड कर लेना। ये टाइप नहीं हो पाया था, छूट गया था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐप कर। ये सब तो आगे चल कर करके हम लोग डिस्कस करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये सब पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। ये छूट गया है, इसको ऐड कर लेना। चलो वेट फोर्स का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, तब जाकर करके आपको समझ में आएगा। अगर आपको मान लेते हैं वीडियो में अगर फास्ट हो रहा है तो आप वीडियो को रोक कर करके पहले लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। तो चलिए वेट फोर्स का एग्जाम्पल अब हम लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि वेट फोर्स होता क्या है। तो समझिएगा वेट फोर्स का एग्जाम्पल कैसे समझेंगे। तो वेट फोर्स को पहले किससे डिनोट करते हैं ये जानना जरूरी है। तो वेट फोर्स को हम लोग W से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो सिंपल होती है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, मास को m से लिख देते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग g लिखते हैं। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट का अगर वेट मेजर करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, मास इनटू में क्या करते हैं हम लोग, क्या है रे, मास इनटू में क्या करते हैं, उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जहां पे g की जो वैल्यू होती है वो हम लोग लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी बुकों में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखा रहता है। तो ये हमारे पास में क्या होता है कि g की वैल्यू होती है, जो हम लोग क्या करते हैं, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी लिखते हैं। जल्दी से इसको लिखो, फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसका आगे की बातें करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज कर लो कि हमारे पास में 10 kg का एक ऑब्जेक्ट है। कितने kg का ऑब्जेक्ट है बच्चा, 10 kg का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है, एक सरफेस के ऊपर में वो 10 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो क्या करेगा, ये नीचे की तरफ हमेशा अर्थ की तरफ, यानी कि हमेशा सीधे सीधे जो होता है वेट फोर्स लगता है। वेट फोर्स क्या लगता है, सीधे सीधे लगता है। नहीं समझ में आया, नीचे की तरफ वेट फोर्स लगता है, और इसकी वैल्यू क्या
होगी, मास इंटू में जी। मास कितना है तेरे पास में 10 kg, और जी की वैल्यू कितना होती है, तो अभी तो जी लिख दो, बाद में इसकी वैल्यू लिख लेना। तो क्या लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 10 लिख लो, तो क्या हो जाएगा यहां से 100 न्यूटन। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट फोर्स। मतलब हर ऑब्जेक्ट जिसके पास में मास होगा तो वो क्या करेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ, मतलब टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या लगाता है, एक वेट फोर्स लगाता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है 10 इंटू में 10। 10 इंटू 10 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 10 kg का ऑब्जेक्ट था और जी की वैल्यू भी हमने 10 लिया था। और भी एग्जांपल लेते हैं, तब जा करके के तुमको समझ में आएगा। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे समझने की कोशिश करना, फिर बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। जैसे सपोज कर लो कि एक ऑब्जेक्ट जो है 20 kg का ऑब्जेक्ट है, और इसने इस मतलब सरफेस पे रखा हुआ है। कितने केजी का ऑब्जेक्ट है, 20 kg का, और ये सरफेस के ऊपर में रखा हुआ है। तो नीचे की तरफ क्या लगा रहा होगा, वेट फोर्स। हमेशा नीचे की तरफ लगाता है वेट फोर्स, ये याद रखना। कितना लगा रहा होगा, तो ये 20, और इसको किससे मल्टीप्लाई करते थे, जी से। जी क्यों, क्योंकि वो जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, हमने थोड़ा देर पहले आपको लिख कर करके बताया था। जी की वैल्यू कितना लेना है, तो जी की वैल्यू 2 होते थे, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे 10 ही लिखते हैं अक्सर क्वेश्चनों में। तो यहां से इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 200 न्यूटन। इसका मतलब वेट फोर्स कितना आ गया हमारे पास में 200 न्यूटन आ गया। टेंशन अभी हम लोग पढ़ेंगे, नॉर्मल फोर्स भी पढ़ेंगे आगे चल कर करके, और क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी पढ़ेंगे, मस्कुलर फोर्स भी पढ़ेंगे, एवरीथिंग डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा। लेकिन अभी क्या है कि ये वेट फोर्स के बारे में आप लिख लीजिएगा। ये सारे के सारे जो थे एग्जाम्पल, ये किसके एग्जाम्पल थे, कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल थे, जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया था। अब आते हैं हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या हुआ कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी टच नहीं हो रहा हो, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टच नहीं करता हो, या कोई भी कनेक्शन ना हो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, तो वहां पे जो फोर्स लगते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो क्या है, फोर्सेस exerted by one object on another object, मतलब another without any कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कॉन्टैक्ट नहीं करता हो और उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोलते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो कि कोई भी कनेक्शन ना हो, कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं हो, दोनों एक दूसरे से टच भी नहीं कर रहा हो और उनके बीच में फोर्स लग जाए, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। इसके अंदर में कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा एग्जाम्पल है सबसे फर्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स। आपने बचपन में पढ़ा होगा, आपने बचपन में खेला होगा, चुंबक के साथ में एक चुंबक को दूसरे चुंबक के पास में लेके आते हैं, तो या तो वो दूर भागने लगता है या दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं बिना टच किए हुए भी। तो वही वाला यहाँ पे भी गेम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब ऐसा फोर्स दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में लगता है, तो ऐसे को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। आपने खेला कैसे होगा मैं बताता हूं। आप क्या करो, अपने पेन से अपने बाल को क्या करो कि रब करो, मतलब खूब ऐसे से रब करो, और कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास में जब लेके आओगे तो वो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो वो वाला जो फोर्स होता है ना बच्चा, वो सब डिस्कस करते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर में। अच्छा, उसके बाद में क्या एग्जांपल है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या एग्जांपल है उसके बाद में, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज कर लो कि मैं कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं, जैसे सपोज कर लो इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ये नीचे आ जाता है। तो क्यों नीचे आ जाता है, क्योंकि अर्थ जो है वो अपने तरफ इसको क्या कर लेता है, खींच लेता है। क्या समझ में आया कि अर्थ जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं और जैसे ही फेंकते हैं और छोड़ते हैं वो नीचे भाग आता है। क्यों, क्योंकि अर्थ जो होता है वो अपने तरफ खींच लेता है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, अर्थ के पास में बहुत मास है,
क्या है, अर्थ के पास में क्या है, बहुत ज्यादा मास है, और कोई ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके पास बहुत कम मास है, तो ज्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट जो होता है, जो कम मास वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जब दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगे, तो उसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं बच्चा, ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ये सब हम आगे चल करके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सबके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करके आपको बताएंगे कि कौन सा क्या होता है। एक होता है न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये क्या है, थोड़ा सा एटम्स के बारे में डिस्कस करवाता है। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है और उनके बीच का फोर्स अगर लग रहा है, उनके बीच में कोई आपस में ही फोर्स लग रहा है, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो हमारे पास में आज के लिए हम लोग डिस्कस किए हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम क्या करते हैं, इसके डिफरेंस भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या कि हमारे एग्जामों में क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का डिफरेंस जो होता है हमारे एग्जामों में रेगुलर आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का डेफिनेशन डिस्कस करते, सॉरी डिफरेंस डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चा, हमने बोला डिफरेंस बिटवीन द कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब एक कॉन्टैक्ट फोर्स होगा और एक क्या होगा, हमारे पास में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। तो एक तरफ हमने लिख दिया कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरी तरफ क्या लिख दिया हमने, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब मिनिमम 3 डिफरेंस तो लिखना ही पड़ता है एग्जाम के अंदर में, लेकिन अगर आपको 4 डिफरेंस आता है तो और मजा आएगा। तो सबसे पहले है, दीज फोर्सेस रिक्वायर्ड अ फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। फिजिकल टच का मतलब समझ में आया कि दोनों के बीच में एक टच होना जरूरी है, या तो दोनों के बीच में, जैसे दोनों हाथ है तो दोनों हाथ के बीच में देखो दोनों हाथ एक दूसरे से टच हो गया, इसका मतलब अब इनके बीच में जो फोर्सेस लगेंगे दोनों के बीच में, उसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। लेकिन क्या होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर में, क्या होता है, दिस फोर्सेस डू नॉट रिक्वायर्ड एनी फिजिकल टच और वर्क ऑन द अदर ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में बिना टच किए हुए, जैसे एक ऑब्जेक्ट इसमें मान लो कि हमारे पास में चुंबक जानते हो ना तुम लोग, मैग्नेट, और दूसरे हाथ में भी है लोहे है, दूसरे हाथ में क्या है हमारे पास में, आयरन है। आयरन का मतलब लोहे का टुकड़ा है, और इधर चुंबक है। जब इसके पास में लाते हैं तो चुंबक क्या करता है, लोहे के टुकड़े को अपने तरफ खींच लेता है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल होगा। फिर क्या है, सिंस इन द कॉन्टैक्ट फोर्स द कॉन्टैक्ट इज टू बी मेड बिटवीन देम टू ऑब्जेक्ट्स, देयरफॉर इट्स डज नॉट वर्क फ्रॉम द अ डिस्टेंस। अगर कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टच होना चाहिए, तभी जाकर के वर्क करेगा। अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अलग चला जाता है तो कॉन्टैक्ट फोर्स काम करना बंद कर देता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इन द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड देन द टू ऑब्जेक्ट्स, देयरफॉर इट कैन वर्क फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब क्या होता है कि नॉन कॉन्टैक्ट वाला फोर्स जो होता है ना बच्चा, उसके अंदर में क्या होता है कि अगर दो थोड़ा सा डिस्टेंस पे भी चला जाए वो ऑब्जेक्ट, एक मैग्नेट यहां चला गया, दूसरा मैग्नेट दूर थोड़ा सा चला गया, फिर भी उन दोनों के बीच में क्या होता है कि वर्क करता है। कॉन्टैक्ट फोर्स इंक्लूड द मस्कुलर फोर्स, बताया ही था, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सब चीजें बताया था पहले से। तो कुछ एग्जांपल लिख दिया मैंने यहाँ पे ताकि आपको एग्जाम में क्या हो, अच्छा मार्क्स आ जाए। इधर से क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज इंक्लूड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्स नहीं लिखा है तो लिख सकते हैं आप। कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ द, तो यही मस्कुलर फोर्स। देखो मस्कुलर फोर्स क्या होता है, मस्कुलर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू किक द बॉल। अगर किसी बॉल को अगर आपको मारना है, सपोज करो फुटबॉल को आप मारते हो पैर से ऐसे, तो सपोज करो जैसे फुटबॉल को मारते हो तो अगर आपके पास में मस्कुलर फोर्स नहीं होगा तो क्या वो फुटबॉल आगे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। अच्छा, एल्स द बॉल वुड नॉट मूव, अगर मान लेते
हैं। अगर आपके पास में फोर्स है, जो मान लो फुटबॉल मैंने रख दिया, उसमें हवा भर दिया और एक बच्चा पैदा होता है, उसको बोलेंगे पैर से मारने देते, तो क्या उसके पास ताकत उतना होगा जो उस फुटबॉल को आगे बढ़ा पाएगा? नहीं। लेकिन आपको बोला जाए मारने के लिए, आप मार दोगे कि नहीं मार दोगे? इसका मतलब आपके पास में मस्कुलर फोर्स ज्यादा है उस बच्चा पैदा लेने वाले बच्चे से, इसलिए आपने क्या किया, उस फुटबॉल को आगे कर दिया। इसका मतलब आप जब भी किसी फुटबॉल को मारते, चाहे बल्ला से 6 मारते हैं, तो वहां पे कौन सा फोर्स लगाते हैं? मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल। इधर क्या बोलेंगे? फॉर देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। जब भी हम अर्थ को देखा है आपने, अर्थ जैसे मैंने इस पेन को छोड़ूंगा तो ये अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच लेता है, लेकिन क्या अर्थ इसके बीच में टच करता है क्या? अर्थ इसके बीच में टच करता है क्या? अर्थ इसको टच करता है क्या? नहीं करता है। इसका मतलब इसके अंदर में दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है कि कोई टचिंग नहीं होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फ्री फॉल गिराना। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं डिफरेंस बिटवीन द कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो प्लीज इसको भी देखते रहिए, बनते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे इन सब का डेफिनेशन के साथ। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, टेंशन फोर्स क्या होता है, इन सब के बाद में हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और उसके बाद में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।